नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है। जी हां, हम घर से भी निकल चुके हैं और उन्नति के रास्ते पर चल चुके हैं, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनी है, उन्होंने पहली बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है। यह बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि इस बजट के पीछे का जो मूल उद्देश्य है वो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। इसी को देखते हुए इस बजट की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस बजट में क्या कुछ खास प्रावधान किए गए हैं, इस बजट में किन तबकों को क्या कुछ फायदा मिला है, किन किन क्षेत्रों में सरकार ने विशेष घोषणाएं की है। इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ में प्रोफेसर राजीव सक्सेना जी मौजूद हैं, जो अर्थशास्त्री है और राजस्थान विश्वविद्यालय में वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर, पहले तो इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आपने याद किया। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सर, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का बजट पेश किया है, वो अब तक के बजट जो पेश किए गए उनमें से किस प्रकार से आपको अलग लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से सरकार की दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार ने लोक लुभावन चीज़ों को छोड़कर एक भारत को नई दिशा, एक विकसित भारत बनाने की दिशा में पहल की है। और मूलभूत चीज़ों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और चाहे यहाँ के युवा हों उनको स्किल करना है, चाहे यहाँ की कृषि को उन्नत करना है, चाहे यहाँ पर उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाना है, उस प्रकार के एक लंबी नीति को ध्यान में रखते हुए, लंबे गोल को सेट करते हुए ये बजट की प्रस्तुति की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे बहुत अधिक बल दिया है, उद्योगों पे बल दिया है, कृषि पे बल दिया है, और ख़ास तौर पे जो भारत की युवा पीढ़ी है, भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं, पीढ़ी निवास करती है, उसके स्किल डेवलपमेंट पे, उसके विकास पर बहुत अधिक बल दिया है। एक वक्त था जब बजट पेश किया जाता था तो लोक लुभावनी योजनाएं, लोक लुभावनी जो हेडलाइंस है, उस तरीके का बजट पेश किया जाता था। लेकिन ये जो बजट है, ये किस तरीके से आपको अलग लगता है? हाँ, पहले मैं भी देखता था, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था। केंद्रीय बजट में छोटी छोटी चीज़ें, चूड़ी सस्ती कर दी, कहीं नमक पे टैक्स हटा दिया। ये सिर्फ पहले क्या सस्ता क्या महंगा, इसी के बीच में बातें होकर रह जाती थी। जी हाँ, लेकिन इस बजट में जो विकसित भारत की कल्पना की गई है, और उसमें मुख्य रूप से जो 4 सेगमेंट्स को पे ज़्यादा जोर दिया है, कृषि पे और ग्रामीण विकास पे तो हमेशा रहता ही है, और वो इस बार भी सबसे ज़्यादा बजट प्रावधानों में ग्रामीण विकास कृषि पे ही है। लेकिन युवाओं पे जो एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ा संकट अभी देखने को मिलता था, ऐसा बेरोजगार युवाओं को रोजगार में लाने के लिए, उनको स्किल करने के लिए, आगे वो स्किल हो पाएँ, उसकी दिशा में बहुत बड़ा इसमें एक प्रयास किया गया है। मतलब देश की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, या फिर यूं कहें देश की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती, उनको लेकर ही ज़्यादातर काम किया गया बजट। जी हाँ, बिल्कुल, उनको लेकर काम किया गया है। अगर हम युवाओं के क्षेत्र में देखें तो युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में अगर देखें तो जो स्किल्ड युवा है, जिसके पास हुनर है, चाहे वो प्लम्बर होगा, चाहे वो कारपेंटर होगा, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन होगा, चाहे ये कंप्यूटर ठीक करने वाला होगा, कोई भी एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं मिलता है, चाहे उनकी शिक्षा कहीं तक हो। लेकिन जो शिक्षित युवा हैं, उनको मेन रूप से उनको नौकरी मिल जाए या इस तरह की चीज़ मिल जाए, वो ही युवा बेरोजगार है। लेकिन उस बेरोजगार युवाओं को दूर करने के लिए भी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस बार 1 करोड़ युवाओं को 500 बड़ी कंपनियां देश की रोजगार के अवसर देंगी, इंटर्नशिप देंगी 1 साल के लिए, और इंटर्नशिप में 5,000 रुपये और फिर बाद में 6,000 रुपये की सहायता प्रति माह प्रदान की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। जब वो इंटर्नशिप में जाएंगे तो 500 बड़ी कंपनियों को, छोटी कंपनियां नहीं, जो देश की 500 बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं, उनको ये सरकार ने योजना सौंपी है कि आपको इन 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देना है, इंटर्नशिप देनी है। तो कंपनी में जाएंगे, वहाँ के तौर तरीके सीखेंगे, वहाँ पे काम सीखेंगे, वहाँ की कल्चर सीखेंगे, और अपना उनका माइंड सेटअप बनेगा, और उनकी स्किल जो है, जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उसको शार्पन होगी।
धारदार होगी और उनको आगे कहीं भी रोजगार मिलने में वही कंपनी अडॉप्ट कर लेगी। मुझे तो ये लगता है कि वो 1 साल अपनी ट्रेनिंग जब उनको वो सिखाएगी, पर्याप्त काम सिखाएगी, तो फिर वो नए एम्प्लॉय पे क्यों इतना वक्त खर्च करेगी? उनको ही एम्प्लॉय कर लेगी, नहीं तो उनको नहीं भी करेगी तो वो इस लायक बन जाएंगे कि वो अपना स्टार्टअप भी यूज लगा सकते हो, चाहे वो नई कंपनियों में जॉब मिल सकता हो। तो वो काम एक बहुत बड़ा किया है। कुछ महीनों पहले देश में G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो जितने भी सदस्य देश थे उनकी सबसे बड़ी मूलभूत एक ही समस्या थी कि जो हर देश के जो युवा हैं वो उनकी जो स्किल्स है उनकी प्रॉपर इन्हांस नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो एक स्किल सेतु बनाया जाए। तब वहां पर भी यही कहा गया था कि हर देश अपने अपने स्तर पे स्किल डेवलपमेंट की कोशिश करेगी। हाँ, ये उसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी योजना। हर साल इस तरह से अगर युवा स्किल्ड होके निकलेंगे, सीख के निकलेंगे, तो वो जो भारत की स्टार्टअप की योजना है, ये यूनिक योजना पिछले 10 सालों से चल रही है और जिसमें आज लाखों युवाओं ने नौकरी की तरफ नहीं बढ़ के अपने स्टार्टअप लगा के काम शुरू किए हैं और अपने खुद के रोजगार के लिए, बल्कि नहीं, वो 10 लोगों को खुद रोजगार दे रहे हैं। आज स्थिति ये है, बेरोजगारी का हल्ला बहुत मचता है, लेकिन वो स्टार्टअप पे भी अध्ययन करना चाहिए। जो स्किल युवा या मुद्रा योजना जैसे अभी है, मुद्रा योजना में पहले 3 लाख रुपए तक का लोन था, 5 तक का था, फिर 10, अब 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए उसको, और जिसमें बहुत आसान जो उसकी शर्तें हैं, कोई आपको गारंटी नहीं देनी है, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी है और आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। आप शिक्षित स्किल्ड होके आइए, अपना स्टार्टअप यूज़ करिए और अपना खुद का रोजगार धंधा न केवल खुद के लिए करिए बल्कि अन्य युवाओं को, अन्य साथियों को भी उसमें रोजगार देंगे और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा स्टार्टअप के माध्यम से योगदान देखने को मिल रहा है। ये सरकार की, मुझे लगता है, सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना युवाओं के लिए साबित होगी। जी, मतलब इस अब तक जो बजट आते थे उसमें युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाता था, लेकिन इस बजट में युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ वो युवा इतना स्वावलंबी बन जाए कि दूसरों को रोजगार दे सके, ये भी फायदा होगा। युवाओं के बाद अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनको भी जो पढ़ाई के लिए जो लोन लेना पड़ता है उसमें भी काफी कुछ रियायत दी गई है। जी, जो बड़ी पढ़ाइयाँ हैं, जैसे आजकल मेडिकल है, इंजीनियरिंग है या इस तरह के हैं, तो उनको आसान दरों पे, यानी जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मात्र 3% ब्याज पर, 3% ब्याज पर ही केवल उनको लोन मिल सकता है। और उनके जो ऐसे गरीब माँ बाप भी जो उतनी बड़ी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उस तरह का लोन ले सकते हैं और उसकी बहुत आसान शर्तें हैं। जब वो युवा रोजगार में लग जाएगा उसका रीपेमेंट तब से शुरू होगा। तो यानी एक मुख्य रूप से पेरेंट्स पे भी भार नहीं है और 3% ब्याज दर एक बहुत ही नॉमिनल है, जो अभी 10-11% या 18% हाउसिंग लोन पे या कार लोन पे चलती है। तो ये शिक्षित करने के लिए, यानी एक गरीब का बच्चा भी केवल पैसे या फीस के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं बैठा रहे, वो भी अपने बैंक से लोन लेके, उसमें अगर मेरिट में आ रहा है 10 लाख तक के लोन का प्रावधान किया गया है। जी 10 लाख। मतलब अब आर्थिक स्थिति आपकी उच्च शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं रखी, बिल्कुल बाधा नहीं आएगी। जो पहले मन मार के रह जाते थे कि हमारे पास फीस नहीं है, हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं, तो आज वो समस्या भी एक दूर जी। इस बजट में मुख्यतः 4 बिंदुओं पर ज्यादा फोकस किया गया। एक तो गरीब पर, महिला पर, किसान पर और युवा पर। गरीब परिवारों की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, उसको 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है। बिल्कुल। जो इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत ही, ये जो कोरोना काल में ये योजना शुरू हुई मुख्य रूप से, और जब आर्थिक संकट और बेरोजगारी, रोजगार धंधे ही नहीं थे 2 साल में, तो गरीबों के कल्याण के लिए जो भी उनके खाद्यान्न की व्यवस्था थी या उनको आर्थिक सहायता सीधा उनके खाते में स्थानांतरित करने की बात हो, तो सरकार ने उसको अभी और आगे जारी रखने का फैसला किया है। अगले 5 साल तक और जारी रहेगी। बिल्कुल। उनको खाद्यान्न के गरीब परिवारों को दिक्कत नहीं है, उनको जो राशन उनके लिए महीने में तय हुआ है वो मिलेगा। जो आर्थिक सहायता है वो भी इसका एक बड़ा प्रावधान सरकार ने अपने बजट में किया। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करी जाए तो काफी अब तक कारगर साबित हुई है। 80 करोड़ परिवारों को इससे फायदा मिला है, बहुत बड़ा जबरदस्त फायदा मिला है। और विशेष रूप से कोरोना काल में जब कोई रोजगार धंधे नहीं थे, तो ऐसे लोगों को सरकार ने भूखा मरने नहीं दी, भूखा सोने नहीं दिया। और 80 करोड़ परिवारों तक, यानी 80 करोड़ परिवारों तक, यानी कितनी उसकी 80 करोड़ जनसंख्या तक ये इसका प्रभाव देखने को मिला। और सबको राशन पानी, जो भी मिनिमम
आवश्यकताएं होती हैं, खाद्यान्न होते हैं, उनको अपने घर बैठे उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार ने की। साथ में आर्थिक जो उनका अंशदान है, आर्थिक सीधा खाते में ट्रांसफ़र, ऐसी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत ये सरकार ने किया, तो वो लोग परिवार भी खड़े हो पाए। और आज भी अभी भी आवश्यकता है, गरीबी भारत में है, तो आज भी उस योजना को लागू करके गरीब कल्याण की दिशा में एक सरकार का बहुत बड़ा काम है, महत्वपूर्ण काम है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं रहती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की तो बात कर ली, मकान की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना है उसमें इस बार इसी बजट में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने का प्रावधान किया गया है। देखिए, ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इससे बड़ी योजना कोई नहीं हो सकती कि एक गरीब भी अपने मकान का सपना देख सकता है और उसको पूरा कर सकता है। अब पिछले सालों में कई करोड़ मकान गरीबों के लिए बने हैं और 3 करोड़ मकान और बनने का लक्ष्य भी सरकार ने इस बजट में रखा है। इससे केवल मकान बनना ही नहीं है कि मकान बनने के लिए राशि आवंटन ही नहीं है, उससे भी रोजगार उत्पन्न होगा। उस मकान बनाने के लिए कारीगर भी चाहिए, बेलदार भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, कंक्रीट भी चाहिए, लोहा भी चाहिए। तो यानी पूरा 3 करोड़ आवास बनाने का ही काम नहीं है, इससे पूरे इकोनॉमी को बूस्टअप करने का भी काम है। यानी जो उसको बनाने के लिए जो सरकार पैसा देगी तो उससे लोहा इंडस्ट्री, लोहा मकान में लगेगा, सीमेंट लगेगा, बजरी लगेगी, साथ में जो कारीगर काम करेंगे उनको भी तो रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से 3 करोड़ मकान के संग संग रोजगार भी वृद्धि का काम भी बढ़ेगा। एक वक्त था जब गरीब परिवार के लोग कच्चे घरों में रहते थे और जब बड़े मकानों को देखते थे, पक्के मकानों को देखते थे, तो उनका भी एक सपना रहता था कि हमारा मकान कब पक्का बनेगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जब चलाई गई थी तब से लगातार इसमें काफी क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए हैं, शायद उसी को ध्यान में रखते हुए 3 करोड़ परिवारों को और जी इसीलिए सरकार ने इस योजना को जारी रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी भेदभाव के, यानी कोई भी देश का नागरिक हो, हर देश का नागरिक जो उस कैटेगरी में आता है जिसको प्रधानमंत्री आवास की कैटेगरी में आता है, उसने आवेदन किया है, उस तक सरकार खुद पहुंचती है और उसको चिन्हित करके उनके आवास के लिए उनकी भूमि आवंटित करना, उनको किस्त बार किस्त जो भी है राशि तय करी गई है वो आवास के लिए उपलब्ध कराना, ये करा के सरकार ने उन गरीबों की सिर पे छत ढकने का काम किया है। और बात करते देश की आधी आबादी यानी हमारे देश की जो नारी शक्ति है उनको लेकर भी काफी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। बहुत उपयुक्त प्रावधान है। 3 लाख करोड़ यानी देश की आधी आबादी है और उसको न केवल उनको डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र भी है, लेकिन उनको भी स्किल करना। अलग अलग योजना के तहत जैसे एमपी में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलती हैं, लाडली बहना योजना है या कई, जिसमें कि बच्चे के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक, प्राइमरी स्कूल में आएगी जब तक, उसके बाद वो 12th तक यानी सेकेंडरी स्कूल में आएगी जब तक, ग्रेजुएशन में आएगी जब तक, उसको लगातार अन्य अन्य पैकेज में आर्थिक सहायता मिलती है। हर राज्य ने तो अलग अलग तरीके से महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं चला रखी है, लेकिन केंद्र सरकार ने जैसे लखपति दीदी योजना चलाई है और हर बार लखपति दीदी बनाने का जो टारगेट है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। जी, ये उसको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को दायरे में उसमें आ जाएं, इसलिए उस योजना को क्रियान्वित किया गया है। और न केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, उनको स्किल करने का भी काम है। अनेक योजनाओं में उनको प्रशिक्षित करने का भी काम है, जिससे महिला समूह मिलके और वो आगे बढ़ पाएँ। महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव जो सहकारी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से उनको सहकारी संस्थाएं बनाना, उनको लोन देना और वो अपनी संस्थाएं महिलाओं की बन के वो आगे विकास के काम में, देश के उत्पादन में लगें। सरकार का इस ओर भी बहुत अधिक फोकस है। तो महिलाएं न केवल उनको एक केवल आर्थिक सहायता देके पंगु बनाना ही नहीं, बल्कि उनको स्किल करके उनकी सहायता समूह बना के उनके पैरों पे खड़ा करने का काम जो किया है, इससे महिलाओं में बहुत आत्मविश्वास बढ़ा है और महिला एक सशक्त महिला होकर उभर के आई है। क्योंकि महिला जो है वो हर परिवार की धुरी है और आज के बजट में भी प्रावधान किया गया है कि नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षित जो आरक्षण की सीमा है उसको भी बढ़ाने का प्रावधान है। हाँ, अभी और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण में देते ही हैं। 30% बहुत सारी जगह पे महिलाओं का आरक्षण है और अलग अलग कैटेगरी में भी। और सरकार का महिलाओं के प्रति सोच जो उसका पिछली बार यानी लोकसभा विधानसभाओं में जो बात चलती रहती थी कि 33% आरक्षण होगा महिलाओं को, यानी MLA MP या नीचे जो अपने
ग्राम पंचायत और नगरीय विकास के इलेक्शन में तो 50% तक, जी। यानी आधी आबादी, यानी वो महिला जो पहले कहते थे कि सक्षम नहीं है, घूंघट रह के उसका पति चलाता था, लेकिन आज वो महिलाएं खुद इतनी सक्षम होकर निर्णय कर रही हैं, जी। सरपंच हैं, जिला प्रमुख हैं, और साथ में अब जब विधानसभाओं में भी और लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लाया गया है। जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से अब जो लोकसभा में 33% महिलाएं दिखेंगी तो निश्चित रूप से वो महिलाओं के लिए भी काम करेंगी, और उस यानी केवल हम महिलाओं की बात ही नहीं करते बल्कि वो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगी देश की। और ऐसी जहाँ पे नीति नियामक संस्थाएं हैं, ये योजना बनाने वाली संस्थाएं हैं, कानून बनाने वाली संस्थाएं, वहाँ जब महिलाएं बैठेंगी 33%, तो मेरे ख्याल से सरकार ने महिलाओं के संग कोई भी इनजस्टिस हो पाए, ये उसके व्यवस्था की है कि इनजस्टिस नहीं हो पाए, वो सशक्त और सुदृढ़ हो सके, इसकी पूरी व्यवस्थाएं करिए। अब बात करते हैं हमारे अन्नदाता यानी किसानों की। किसानों के लिए बेहद अच्छे प्रावधान किए गए हैं, काफ़ी योजनाएं लाई गई है। उनका जो बजट है, किसान व कृषि क्षेत्रों के बजट है, वो 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। सबसे ज़्यादा जो कृषि और ग्रामीण विकास का ही बजट है, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्राथमिकता भी है सरकार की। और हमारा जो भारत है वो गांव में निवास करता है, किसान के रूप में निवास करता है, तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो ऐसे 32 कृषि फसलों के लिए 109 किस्में नई विकसित करने के लिए उन्होंने 109 नई किस्में विकसित करने के लिए एक उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। दलहन जैसे है और तिलहन है, दलहन और पूरा आत्मनिर्भर, यानी देश दलहन और तिलहन के लिए कहीं से भी हमें आयात ना करना पड़े। किसानों को, कृषि को उस रूप में डेवलप करने का काम, यानी वो भारत उसके लिए आत्मनिर्भर बने। और 6 करोड़ किसानों को जो रजिस्ट्री, यानी अभी कहते हैं किसान की ज़मीन नहीं है, जो सीमांत किसान है उसके पास तो ज़मीन ही नहीं है और बड़े किसान ही उसका लाभ लेते हैं, तो ऐसे छोटे किसानों को 6 करोड़ किसानों को ज़मीन की रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य जो रखा गया है, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा कि किसान का केवल मजदूर, खेती और मजदूरी नहीं, बल्कि उसके नाम से ज़मीन होगी तो वो अपनी कृषि में कितना उत्पादन योगदान देगा। यह है 1 करोड़ किसानों को जो प्राकृतिक खेती के लिए, प्राकृतिक यानी जैविक खेती के लिए, ये बहुत बड़ा काम है। यानी जो आज फर्टिलाइजर से खेती करके जमीन भी बेकार हो गई है, और पंजाब में तो कितना कैंसर का वो एक कारण है, प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। तो यानी देश में प्राकृतिक कृषि बढ़े और जैविक कृषि बढ़े, किसान जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कभी भी नष्ट ना हो, जो पहले किसान करते थे गोबर की खाद या अपनी नेचुरल खाद के माध्यम से। तो ऐसे 1 करोड़ किसानों को ऐसे जैविक खेती जो प्राकृतिक खेती करेंगे उनको विशेष सहायता समूह में लाने का प्रयास किया है। इससे प्रेरित होके और भी किसान इस ओर बढ़ेंगे और इस सहायता को प्राप्त करेंगे। तो मैं कहता हूँ ये ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आगे आने वाले सालों में। जी, इसके साथ साथ जैसा कि कहा जाता है कि भारत की जो आत्मा है वो गाँवों में बसती है, तो गाँवों का विकास करना बेहद ज़रूरी है। इसी को देखते हुए ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक तरफ हम शहरों को विकसित कर रहे हैं, तो उतना ही दायित्व बनता है कि गांवों को भी उसी की तर्ज पर विकसित किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अमाउंट है और ये प्रावधान बड़ा तो है ही, लेकिन होना भी चाहिए। यानी आज जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको विकसित, जो लगातार आप आज गाँव में जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये गांव कभी वो ट्रेडिशनल गांव होते थे या जिस तरह के, आज उनमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और किसान एक आत्मनिर्भर बना है, जो साहूकार के चंगुल से निकल नहीं पाता था, आज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऐसे 5 राज्यों में जो उनका है कि 5 राज्यों में बनाए जाए, 5 राज्यों में विशेष प्रयोग करके, यानी उनको साहूकारों के पास जाना ही नहीं पड़े, अपने 10 लाख रुपए तक के लोन वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ले सकें, जो अपनी फसली आवश्यकताएं हैं, फसली आवश्यकताओं के लिए, बीज बोने के लिए या जब कटाई के लिए, जो उनको साहूकारों पे डिपेंड रहना पड़ता था, अब उन पे डिपेंड नहीं रह के बैंक से वो ले सकते। जी, कुल मिलाकर किसानों की इससे आर्थिक जो स्थिति है वो काफी सुदृढ़ होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर हमेशा सबकी नजर रहती है, टैक्स स्लैब को लेकर। आपको क्या लगता है जो टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया वो कितना कुछ फायदेमंद साबित होगा और इससे टैक्स में कितनी कुछ बढ़ोतरी होगी? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है। यानी टैक्स स्लैब से, यानी ये हमारे भारत में
पिछले 10 वर्षों में जो नए करदाता जुड़े हैं और एक इनकम टैक्स की जो रेवेन्यू बढ़ी है वो एक रिमार्केबल है और बहुत प्रशंसनीय है जिस तरह से। और लेकिन एक जो करदाताओं के माध्यम से ही देश में पैसा इकट्ठा होता है और वो अपनी इनकम में से देते हैं, तो उसका भी ध्यान रखा है कि उन पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो यानी जैसा कि स्लैब सबने देखी है तो 3 लाख रुपए तक पहले भी नील थी, अभी भी नील है, लेकिन अभी 3 से 7 लाख तक, पहले 6 लाख तक, 6 लाख तक 1 लाख बढ़ा दिया सब, 1 लाख सब में बढ़ा दिया, 5% है। 7 से 10 लाख पे 10% है जो 9 तक थी जी, और अब 10 से 12 तक 15% है जो 9 से 12 ही थी। इसमें बहुत बड़ा फायदा है। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था, जो होम लोन लेते, जो इंश्योरेंस करते, उनको इन टैक्स स्लैब के माध्यम से कितने कुछ रियायत मिली है? उनको ब्याज में, यानी जो होम लोन लेते हैं, होम लोन बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए, और साथ में जो ये इंडस्ट्री को भी बूस्टअप इससे मिलता है जब उनको टैक्स में रियायत मिलती है लोगों को, तो ये 75 लाख रुपए तक नहीं, 7.5 लाख रुपए तक उनको ब्याज में पूरी छूट मिलती है, यानी जो साल भर में अपने लोन पे देना पड़ता है, और मूल धनराशि पर भी 20% तक उनको ब्याज में छूट मिलती है। आम नागरिक की बात करी जाए तो आम नागरिक को इस टैक्स स्लैब में कितनी कुछ छूट मिलेगी? अगर देखा जाए तो जो पिछले बजट से और इस बजट में अगर देखें तो लगभग एक जो करदाता अपने मैक्सिमम पे आ जाता है उसको 17,500 रुपये, मैक्सिमम 17,500, मतलब पिछली बजट की तुलना में, पिछले बजट से इस पिछले साल से इस साल में 17,500 रुपये का लाभ होने वाला है, जो एक अपनी मैक्सिमम पहुंचता है। ये एक पर्याप्त काफ़ी है, मतलब मैं कहता हूँ ये कम नहीं है, अच्छा है। 17,500 रुपये की बचत होना, यानी टैक्स कम हो जाना, उसका बहुत, उसका यानी ये पैसा उसकी सीधी आमदनी को बढ़ाएगा, और वो सीधी आमदनी कहाँ पे खर्च होगी? बाजार में खर्च होगी, तो इससे अपने रोजगार धंधे डेवलप होंगे, वो इसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। एक सबसे बड़ी समस्या कैंसर की है। कैंसर आजकल भारत ही नहीं पूरे विश्व की समस्या बनी हुई है, और कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कैंसर की जो दवाएं हैं, 3 दवाई हैं जिनके ऊपर सीमा शुल्क पूरी तरीके से आज भारत में कैंसर की दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और जो कैंसर का रोग है वो न केवल उस रोगी को ही, पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब कर देता है, इतने महंगा इलाज है उसका। तो 3 दवाएं जो बेसिक दवाएं हैं उस पर पूरा जो बाहर से हमें आयात करनी पड़ती हैं उस पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह 0 कर दी है तो वो दवाएं मेरे ख्याल से उन पे कस्टम ड्यूटी 40-40, 35% थी जो थी, यानी वो दवाएं लगभग 40% सस्ती हो जाएंगी। तो एक, भगवान करे किसी को कैंसर रोग ना हो, लेकिन जो हो गया है उसके उपचार में उस परिवार को कम से कम राशि खर्च करनी पड़े। मरीज को पहले मानसिक तौर पर भी लड़ना पड़ता था और आर्थिक तौर पर भी लड़ना पड़ता था। तो उससे बहुत राहत मिलेगी, रियायत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी। कुल मिलाकर जो ये बजट 2024-25 का पेश किया गया है वो उम्मीदों वाला बजट है, और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए उसी दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण बजट है। और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी हम कह सकते हैं कि बजट अपनी काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा। सर, एक और प्रश्न था कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या फिर जो पूर्व के जो राज्य हैं, साउथ के जो राज्य हैं, हर राज्यों के लिए कुछ न कुछ इस बजट में किया गया। अगर विशेषकर बात की जाए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, तो पूर्वोत्तर राज्य जो अपने देश से कहीं न कहीं कटे हुए से प्रतीत होते हैं, ऐसा माना जाता है, समझा जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी काफी कुछ इस बजट में किया गया है ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके और मुख्य धारा से जुड़ सके। बिल्कुल, पूर्वोत्तर पहली बार, हमेशा राज्यों के लिए बजट प्रोविजन होते हैं, लेकिन इस बार 7 सिस्टर जो हमारे पूर्वांचल के जो राज्य हैं, 7 स्टेट हैं, उन पर विशेष फोकस, विशेष पैकेज दिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का दिया गया, बिहार के लिए 22,000 करोड़ का दिया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में पोस्ट ऑफिस की जो सेवाएं हैं, भारतीय पोस्ट बैंक की सेवाएं और बैंकिंग सेवाएं की स्थिति को भी सुदृढ़ करने के लिए काफी कुछ प्रावधान, बैंकिंग सेवाओं के लिए अलग से वहाँ पे प्रावधान किया गया है, जिससे वहाँ पे नवाचार हो, वहाँ बैंकिंग पहुँचे, वहाँ पे गाँव-गाँव तक लोगों को इसका लाभ मिले। बैंक पहुँचेगा तो बैंक विकास को भी लेके पहुँचता है, न केवल खाते खुलते हैं बल्कि वो वहाँ पे लोन देने की फैसिलिटी है, दुनिया भर की और फैसिलिटीज़ देके वहाँ ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा बनाता है, वित्तीय स्थिति को भी मजबूत, वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है। साथ में जो उनकी जमाएं हैं वो घर पे बेकार पड़ी हुई हैं, उन पे वो जमा करा के ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस तरह की फैसिलिटीज़ को आवश्यकता थी और सरकार ने उसको समझा है और सरकार ने उस और विशेष पैकेज का ऐलान किया है। ये प्रशंसनीय बात है।
इसी तरह से आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो उनकी राजधानी है बनने की बात है, वहाँ पर है। जो विशाखापट्टनम और वो कॉरिडोर का एरिया है, उस पर सरकार ने विशेष पैकेज की बात की है। वहाँ पे आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा के लिए एक विशेष पैकेज की बात की है। कुल मिला के 15,000 करोड़ रुपए बहुत अच्छा बड़ा अमाउंट होता है, जो एडिशनल होगा, जो उनको नियमित सहायता मिलती है उसके अलावा सहायता करेगा। और राज्य भी दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा इसी तरह से जैसे बिहार भी आपने कहा, बिहार भी है। कुल मिलाकर जो ये 2024-25 का जो बजट पेश किया गया है, ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है, ये उम्मीदों वाला बजट है। और ये 2047 तक 140 करोड़ भारतीयों का जो सपना है कि हमारा भारत 2047 तक पूरे विश्व में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए, उसी को लेकर इस बजट को बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि यह बजट उन सारी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।